Welcome student. Today we start NEET 11 बायोलॉजी लेक्चर और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेल को। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 8 है और आपने इस चैप्टर को 9th में एज ए इंट्रोडक्टरी स्टडी किया है स्टूडेंट। बट हम 11th में इस चैप्टर को वेल डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि ये आपके नीट के अकॉर्डिंग काफ़ी वेटेज रखता है और इस चैप्टर से आपके नीट में हर साल 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे सेल के डिस्कवरी को या आप बोल लीजिए सेल के इंट्रोडक्शन को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट टर्म्स को जो सेल की डिस्कवरी में दिए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल थियरी को और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल के इंट्रोडक्शन को। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें सेल की इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की डेफिनेशन को। यानी सेल को अगर हम डिफाइन करें तो सेल को हम क्या बोलेंगे कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सेल क्या होता है, किसी भी लिविंग सिस्टम का बेसिक यूनिट है। यानी अगर लाइफ है तो विदाउट सेल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, सेल को क्या कंसिडर किया गया है, सेल is the structural and functional unit of an living organism। मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। अब स्ट्रक्चरल का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सेल लेवल हो, चाहे वो टिश्यू लेवल हो, चाहे वो ऑर्गन लेवल हो। जैसे आप अपने बॉडी को भी कंपेयर करो तो आपकी बॉडी कैसे है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइज्ड है या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। बट बना किससे होगा, सारे ऑर्गन सेल से ही बने हैं। आप बात करो अमीबा की तो अमीबा कैसा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही आप और एनिमल किंगडम में आप बात करो, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थेस वगैरह में, तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, आपको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा। तो ओवरऑली सेल क्या है, आपका स्ट्रक्चरल भी यूनिट है और फंक्शनल की बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं, तो किसके थ्रू चलते हैं, सेल के थ्रू चलते हैं। सेल ही क्या होती है, सारे हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करती है, प्रोसीड करती है। तो ओवरऑल ये सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। आपके बॉडी में जो भी फंक्शन है या किसी भी लिविंग सिस्टम में, प्लांट की बात करो उसमें भी, ठीक है, वो क्या होता है, फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद सेल की हम बात करेंगे डिस्कवरी की। तो देखो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। देखो आपके एग्जाम में कभी बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पूछ देता है सेल की डिस्कवरी किसने किया। तो सेल की डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब किससे किया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो सेल को ऑब्जर्व किया था वो किसमें किया था, ए पीस ऑफ डेड कॉर्क सेल से। एक कॉर्क सेल से क्या किया था, उन्होंने सेल को डिमोस्ट्रेट किया था या देखा था माइक्रोस्कोप में। अब बात करें कॉर्क सेल क्या है, तो जनरली जो कॉर्क सेल है, जैसे आप बोलते हो ना ट्री का बार्क, तो ट्री का बार्क क्या होता है, डेड होता है, उसके सेल को हम क्या टर्म देते हैं, कॉर्क सेल। अब बात है किस ट्री के कॉर्क सेल से उन्होंने डिस्कवर किया था, तो एक ट्री है स्पेनिश ट्री, स्पेनिश ट्री का नाम क्या है, ओक ट्री, ठीक है। इसके कॉर्क सेल से इन्होंने किसको डिस्कवर किया था, सेल को डिमोस्ट्रेट किया था, फर्स्ट टाइम देखा था, ठीक है। और जब उन्होंने देखा सेल को तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था उसका, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था उसका, ठीक है। और ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को क्या मिलता है, जैसे आप बोलते हो ना बी हाइव या हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप बोलते हो ना जैसे हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, या मधुमक्खी का जो आप बोलते हो छत्ता होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है,
ठीक है। तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा था कॉर्क सेल का, वो कैसा दिखाई देता था, एक स्मॉल रूम कंपार्टमेंट लाइक, या आप बोल सकते हो हनी कॉम लाइक, या आप बोल सकते हो बी हाइव लाइक, ठीक है। और स्पेनिश में इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम टर्म कह देते हैं सेलुला, और इसी सेलुलर टर्म से क्या है आगे, सेल। ओवरऑली हम क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 में क्या किया था, डिस्कवर किया था। किससे किया था, कॉर्क सेल से। और कॉर्क सेल कैसा होता है, डेड सेल। याद रखिए आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने किया था और लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था। अभी आपने क्या पढ़ा, डेड सेल को। तो डेड सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। चलो नेक्स्ट, अब इन्होंने जो भी डिस्कवरी किया, जो भी उन्होंने अपना रिसर्च किया, उन सारे डिस्कवरी, अपने जो भी उन्होंने नॉलेज लिया अपने डिस्कवरी से, जो रिसर्च से, उन्होंने उसको एक बुक पे मेंशन किया था। उस बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। और ये भी काफ़ी आपका आईएमपी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोग्राफिया बुक को किसने रिटेन किया था या किसने इसको लिखा था। तो किसने लिखा था, आपके रॉबर्ट हुक ने। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो एक साइंटिस्ट है आपके ल्यूवेनहॉक 1674। उन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया, या दूसरे टर्म में हम बात करें उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, ठीक है, लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। अब याद रखेंगे लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। और एक्चुअली वो लिविंग सेल था क्या, एनिमल सेल। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने एनिमल सेल को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। और उन्होंने जब एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया या लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उसको टर्म क्या दिया, एनिमल कूली, ठीक है। एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया था, उन्होंने इसको टर्म क्या दिया, एनिमल कूली। बाद में इसको भी हमने सेल के नाम से ही इसको पढ़ा, ठीक है, या लिविंग सेल के नाम से हम इसको क्या करते हैं, याद रखते हैं। चलो अब हम कुछ टर्म को पढ़ेंगे कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म है आपका कि अगर हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करें, यानी किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने की बात करें तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, साइटोलॉजी। याद रखिएगा सेल की स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको क्या टर्म देंगे, साइटोलॉजी। नेक्स्ट, अगर हम सेल की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसके रिप्रोडक्शन, ठीक है, तीनों चीज़, सेल के फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन, अगर तीनों को कंबाइंड स्टडी करते हैं जिस बायोलॉजी की ब्रांच में, उसको हम टर्म क्या देते हैं, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी दोनों डिफर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो देखो जो टर्म साइटोलॉजी है उसको फर्स्ट टाइम किसने दिया था, हर्टविग ने। तो याद रखेंगे जो टर्म साइटोलॉजी है उसको टर्म किसने दिया था, हर्टविग ने। उन्होंने इसको अपने बुक में मेंशन किया, बुक का नाम क्या था, सेल एंड टिश्यू, ठीक है। उन्होंने भी अपना कुछ बहुत सारा डिस्कवरी वेरी किया था, बहुत सारा रिसर्च किया था, उसको किस में मेंशन किया, सेल एंड टिश्यू, उनका बुक का नाम था। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। देखो दो चीज़ हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, टर्म साइटोलॉजी हर्टविग, ठीक है। दोनों नाम किसने दिया, साइटोलॉजी हर्टविग ने, और हम फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको पढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक को। देखो दूसरा क्या टर्म है आपका, सॉनसन जो हैं उनको हम क्या टर्म देते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। और मॉडर्न साइटोलॉजी का मतलब, चलो ठीक है, रॉबर्ट हुक ने बहुत सारे डिस्कवरी किया, सेल के बारे में आइडिया दिया, सेल को फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया, बट उनके बाद भी तो बहुत सारे रिसर्च होते रहे, बहुत सारे और डिस्कवरी हुई। तो उसमें एक साइंटिस्ट हैं आपके सॉनसन जिन्होंने आगे रॉबर्ट हुक के काम को आगे से बोल सकते हो आगे बढ़ाया, बहुत सारे और भी बहुत सारे सेल के बारे में डिस्कवरी किया, बहुत सारे और उसमें बहुत सारी स्टडी किया। तो हम सॉनसन को क्या टर्म देते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो दो चीज़ें, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको हम पढ़ेंगे, सॉनसन को, ठीक। अब नेक्स्ट एक टर्म है, एक साइंटिस्ट हैं ड्यूरोकेट 1824, उन्होंने एक टर्म दिया, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
तो याद रखेंगे, कभी कभार आपके एग्जाम में स्ट्रेंजर से भी क्वेश्चन आता है कि एक टर्म से भी क्वेश्चन आता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक टर्म किसने दिया था? ड्यूरोक्रेट ने। वो किस पे बिलीव करते थे? इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल, मतलब एक सेल ही क्या होता है, आगे जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हो ना यूनिसेल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल क्या है, सब सेल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि सेल ही क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बाद एक साइंटिस्ट है लैमार्क, जिन्होंने क्या बोला कि लिविंग बींग्स आर फॉर्म ऑफ सेल। इन कोई भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो, सेल लेवल, टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल, ओवरऑल ये किससे बने हैं? सेल से ही बने हैं। ठीक है। अब लैमार्क साइंटिस्ट आपको आगे भी कई बार इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। जब आप 12th में आओगे, इवोल्यूशन वेरे चैप्टर वेरे पढ़ोगे, तो वहाँ पे लैमार्क साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉस्टुलेट्स दिए हैं, थियरी दिया है, तो सब हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में। फिलहाल हम अभी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? लैमार्क ने क्या बताया कि कोई भी लिविंग बींग्स है वो किससे फॉर्म हुआ है? सेल से ही फॉर्म हुआ है। चलो, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो काफ़ी आपके नीट के बेसिस पे आईएमपी भी है, वो क्या है आपका? सेल थियरी। कि सेल थियरी क्या होता है? नाम से पता है, सेल थियरी मतलब सेल का कुछ पॉस्टुलेट्स होगा जो कुछ साइंटिस्टों ने दिया। अब सेल थियरी क्या है पहले पढ़ लेते हैं, किसने इसको दिया था सेल थियरी को? एक साइंटिस्ट है माल्थियस शिल्डेन, जो क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट है। जर्मन बॉटनिस्ट मतलब जो किस पे वर्क करते होंगे? प्लांट पे, यानी होंगे क्या है? प्लांट के साइंटिस्ट। दूसरे साइंटिस्ट कौन? स्वॉन, पूरा नेम थियोडेन स्वॉन, पर आप स्वॉन याद रखिए, जो क्या थे? जर्मन जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? जो एनिमल सेल पे वर्क करता है। जिन्होंने एनिमल सेल पे या एनिमल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वेरे पे काफ़ी स्टडी किया। ओवरऑल इन दोनों साइंटिस्टों ने अपना जो भी स्टडी किया उसको कंबाइन किया एक थियरी के फॉर्म में, और उसको प्रपोज किया कब? 1839 में, और उसी को हम टर्म कह देते हैं सेल थियरी। इन सेल थियरी ज्वाइंटली कंट्रीब्यूशन किसका है? शिल्डेन एंड स्वॉन का, उन्होंने 1839 में उसको सेल थियरी के फॉर्म में प्रपोज किया। अब ओवरऑल इस सेल थियरी का क्या पोस्टुलेट्स, क्या उसके साइलेंट फीचर या मेन फीचर्स थे, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला फीचर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होगा? या तो सेल से बना होगा या तो सेल के प्रोडक्ट से बना होगा। मीन्स टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो भी किससे बना होगा? सेल से ही बना होगा। ठीक है। दूसरा का क्या पोस्टुलेट था? ऑल सेल आर स्ट्रक्चरली एंड मेटाबॉलिकली सिमिलर, मतलब कोई भी सेल है जो स्ट्रक्चरली भी सिमिलर होता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें उसमें भी क्या होती है? उसमें सिमिलरिटी होती है। नेक्स्ट, थर्ड, सेल परफॉर्म वाइटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी वाइटल एक्टिविटी होती है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, ये सारे किसके थ्रू होते हैं? सेल के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या था? इस सेल इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब आपको पता है, अगर नॉर्मल अगर आप सेल के बारे में सोचते हो तो आपको एक आइडिया आता है, सेल है आउटर कंपाउंड, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म। ओवरऑल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, यानी पूरे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर के जो भी कंपार्टमेंट है इस मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम टर्म क्या देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। उसको आप फर्दर डिवाइड कर देते हो तो ऊपर वाले को आप क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। इसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियस। और इसको आप क्या बोलते हो? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आप बोलते हो कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो आपको पता ही है कि मेनली डीएनए, आरएनए ही क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक्चुअली वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? सेल के अंदर। तो सेल क्या होता है? आपके हेरिडिटी का यूनिट होता है। चलो, लास्ट पोस्टुलेट, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वेरी आईएमपी, कोई भी जो नया सेल है वो किससे फॉर्म होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उसको एक स्ट्रेंजर के फॉर्म में एक साइंटिस्ट ने बताया। वो स्ट्रेंजर क्या है आपका? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी ओमनी सेलुलर ई सेलुलर मतलब जो न्यू सेल की फॉर्मेशन है वो किससे है? आपके प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुराने सेल से ही फॉर्म है। और इसको स्ट्रेंजर को दिया किसने था?
रुडोल्फ विर्को 1855, इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा इस पे चलते थे। आप बोल सकते हो कि कई साइंटिस्ट इसके बारे में ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई ठीक है, आपने सेल के बारे में, रॉबर्ट हुक ने बहुत सारा काम किया, ल्यूवेनहॉक ने बहुत सारा काम किया। पूछते थे कि ये सेल फॉर्म हुआ है तो सेल से न्यू सेल कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में आइडिया किसने दिया था? रुडोल्फ विर्को ने। उन्होंने बोला कि कोई भी जो न्यू सेल है वो किससे फॉर्म हुआ है? अपने प्रीएग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। और उन्होंने जो स्ट्रेंजर दिया था उसको आगे जाके हम क्या पढ़ते हैं? सेल लाइनेज थ्योरी, मतलब सेल ही आगे जाके न्यू सेल को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलो, अब सेल थ्योरी अगर दिया गया तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी रही होंगी, या उसको दूसरे टर्म में हम पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्शन, या दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं डिमेरिट। यानी सेल थ्योरी की क्या क्या डिमेरिट्स थी। यानी बहुत सारे साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी को स्टडी किया, उन्होंने देखा भाई सेल थ्योरी पूरी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म पे लागू नहीं होती, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। अब उस कमियां क्या क्या थी पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या था सेल थ्योरी का ऑब्जेक्शन या डिमेरिट? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब आप पढ़ते हो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। डू नॉट बियर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे आप बोला ना बैक्टीरिया है, और जो साइनोबैक्टीरिया है डू नॉट बियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब आप बात करते हो कि ट्रू न्यूक्लियस, मतलब आप बोल सकते हो कि जो जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन वगैरह प्रेजेंट हो, ठीक है, तो प्रेजेंट नहीं होता। साथ साथ क्या है आपका मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको हम सेल में कैसे कंसीडर कर सकते हैं? दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था? वायरस आर ए सेलुलर एंड डू नॉट कंटेन सेलुलर मशीनरी। वायरस कैसा है? ए सेलुलर, मतलब उस सेल की अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता ही नहीं, यानी ना तो प्रोकैरियोट में आता है ना तो यूकैरियोट में आता है, तो उसमें कोई भी सेल लाइक वर्क नहीं होगा। तो वायरस अगर प्रोकैरियोट में नहीं आता, यूकैरियोट में नहीं आता, तो अगर आता किस में होगा? अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता तो वायरस को हम बोलते क्या हैं? तो देखो, अगर हम वायरस को और ज़्यादा फर्दर स्टडी करें कि वायरस एक्चुअली है क्या, तो देखो वायरस जो होता है, वायरस को हम बोलते हैं, वायरस क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। मतलब आप कोई भी वायरस को अगर आप स्टडी करोगे तो हमें क्या मिलेगा? उसकी आउटर जो कैप्सिड होगी, जो कवरिंग होगी, वो किसकी बनी होगी? प्रोटीन की। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? या तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए प्रेजेंट होगा, या तो क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए प्रेजेंट होगा। यानी ये किसका बना होगा? प्रोटीन का। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? या तो डीएनए होगा, या तो क्या होगा आपका? आरएनए होगा। अगर डीएनए होगा तो आप बोलोगे डीएनए वाला वायरस है, अगर आरएनए है तो आप बोलोगे आरएनए वायरस, ठीक है। तो ओवरऑल ये सेल को डिफाइन थोड़ी करता है। सेल में क्या होना चाहिए? एक वेल आउटर बाउंड्री होनी चाहिए जिसको आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर मैट्रिक्स होना चाहिए। टोटल मैट्रिक्स को आप प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होना चाहिए। सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए, जो वायरस में प्रेजेंट ही नहीं होता। तो वायरस क्या है? इसको सेल में के कैटेगरी में नहीं रख सकते, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं वायरस क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से। कंबाइंड टर्म में बोलें तो न्यूक्लियो प्रोटीन से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड जो डिमेरिट थी वो क्या है का? आरबीसी एंड शेप ट्यूब सेल लाइव विदाउट न्यूक्लियस। जो आरबीसी है और शेप ट्यूब, आरबीसी मतलब तो आपको पता है रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स। शेप ट्यूब सेल अगर आप प्लांट में आप पढ़ते हो, ठीक है, फ्लोएम वगैरह, तो वहाँ पे आपको शेप ट्यूब आपने पढ़ा होगा 9th में, एज ए डेफिनेशन तो ज़रूर
देखा होगा, जो कंडक्शन का काम करता है, बोलते हो वाटर वेरी कंडक्ट करता है। तो जो सीप ट्यूब सेल है प्लांट में और जो आपका आरबीसी है, ठीक है, ये दोनों सेल है विदाउट न्यूक्लियस के सर्वाइव कर जाते हैं या रहते हैं, लाइव रहते हैं। अब कैसे मतलब है, अब आप बोलोगे सर अगर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो आरबीसी डिवाइड कैसे होता, न्यू आरबीसी कैसे फॉर्म होते, क्योंकि आरबीसी की तो लाइफ स्पेन 120 डेज होती है। तो देखो ऐसा है, आरबीसी मेनली अगर हम बात करते हैं ना एडल्ट में, तो फॉर्म कहाँ से होते हैं, बोन मैरो से, ठीक है। तो जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, जो इमेच्योर होता है बोन मैरो में, तो वहाँ पे तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे वो डिवाइड भी करता है। पर जैसे वो मैच्योर होके वेसल में आता है, आप बोलते हो ना ब्लड वेसल वेरे में, तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेम सीप ट्यूब में भी है, जब वो फॉर्म होता होगा, इमेच्योर होता होगा, तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता होगा। जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्यों, रीजन मेनली है ट्रांसपोर्ट का। आप बोलते हो हमारे अगर एनिमल सेल की बात करो तो एनिमल सेल में मेन ट्रांसपोर्ट का बेसिस क्या है, आपका आरबीसी ही है। चाहे गैसियस ट्रांसपोर्ट की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात करो, या न्यूट्रिशन की ट्रांसपोर्ट की बात करो, या हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट की बात करो, ये सारे किसके थ्रू जाते हैं, आपके ब्लड के थ्रू या आरबीसी के थ्रू ही जाते हैं। ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट की बात, वो भी क्या है, आरबीसी के थ्रू ही जाता है। तो मैंने रेड ब्लड सेल क्या है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है आपके एनिमल सेल में। वैसे प्लांट सेल में कंडक्शन का काम कौन करता है, आपके सीप ट्यूब करते हैं, वाटर कंडक्शन। अगर उनके बीच में ये बड़े ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे तो ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। सो कुछ मॉडिफिकेशन है आरबीसी और सीप ट्यूब में। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, या और भी आप बात करो जो सेल ऑर्गेनल वगैरह हैं वो भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फिलहाल न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है मैच्योर सीप ट्यूब एंड आरबीसी में। इसको भी सेल थ्योरी ने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट डिमेरिट क्या थी, जो प्रोटोजोन है एंड मेनी थैलोफाइट्स, ठीक है, हैव ए यूनी न्यूक्लिएटेड डिफरेंशिएटेड बॉडी एंड दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल, ठीक है। तो बोला कई सारे प्रोटोजोन हैं और थैलोफाइट्स हैं जो कैसे होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वो सिंगल न्यूक्लियस ही होते हैं। साथ तो वो अगर हम बात करें वो फर्दर डिवाइड नहीं होते किस में, सेल में, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, ए सेलुलर। यानी बहुत सारे प्रोटोजोन हैं जो डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो अगर वो डिवाइड नहीं होते उसमें आप बोलते हो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होते हैं, जो आगे जाके फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं सेल में, तो वो कैसे होते हैं, आपके ए सेलुलर होते हैं। इसको भी सेल थ्योरी ने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया। तो ओवरऑल ये क्या थे, सेल थ्योरी के डिमेरिट थे। चलो अब कुछ अगर कमियां मिली सेल थ्योरी में तो बाद में उसको सुधारा भी गया। सुधारने के बाद एक नई थ्योरी आई जिसको हम टर्म देते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी। एक्चुअली इसमें कुछ जो कमियां थी उसको ठीक कर दिया गया। अब मॉडर्न सेल थ्योरी को दूसरे टर्म बोलते हैं सेल डॉक्ट्राइन या सेल सिद्धांत या सेल प्रिंसिपल बोलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या था फीचर, पहला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल हैविंग प्रोटोप्लाज्म, मतलब टोटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल या टोटल मैट्रिक्स ऑफ सेल, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स एंड कवरिंग ए मेम्ब्रेन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल से बने उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, या तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, मतलब प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनेल्स होंगे, और उसके सबसे ऊपर क्या होगी, एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी जिसको हम टर्म कह देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड क्या था, फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटी ऑफ देयर सेल। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो उसके बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट है उसकी टोटल एक्टिविटी ही होती है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसके थ्रू होती है, सेल के थ्रू होती है। तो नेक्स्ट क्या था, मॉडर्न सेल थ्योरी का पोस्टुलेट, सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट ऑर्गेनेल्स कैन नॉट डू सो। सेल अकेला सर्वाइव कर सकता है कि वो सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक सेल के थ्रू हो सकती है, पर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। उनको सेल के बाहर अगर निकाल दिया जाए या डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया जाए तो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ क्या है,
एनी सेल अराइज फ्रॉम प्री-एग्जिस्टिंग सेल, ये जो रुडोल्फ विर्को का आप बोल सकते हैं पोस्टुलेट्स था, इसको भी मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या किया गया, कंसिडर किया गया कि जो सारे न्यू सेल होते हैं किससे फॉर्म होते हैं, प्री-एग्जिस्टिंग सेल से। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्टुलेट था वो क्या था कि इट इज़ यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेरिडिटी, यानी कोई भी सेल क्या होता है, किसी भी लिविंग सिस्टम का यूनिट स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन आप बोल सकते हो यूनिट होता है उसका, या आप बोल सकते हो हेरिडिटी का भी यूनिट होता है। यानी आपने पढ़ा ना, सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी सेल क्या होता है, लिविंग सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, साथ साथ किसका यूनिट होता है, हेरिडिटी का भी यूनिट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में मेनली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या पोस्टुलेट था, लाइफ एग्जिस्ट इन सेल, लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, सेल में। बोला है कि ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो हम ग्रोथ देखते हैं वो ग्रोथ एक्चुअली होता क्या है, सेल की साइज इंक्रीज होती है और सेल नंबर में इंक्रीज होता है। इसके थ्रू हम क्या देखते हैं, किसी भी लिविंग सिस्टम में ग्रोथ हो रहा है। तो ओवरऑल ये जितने भी फीचर्स या हम बोल सकते हो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो किस में मेंशन किया गया है, मॉडर्न सेल थ्योरी में। चलो इसके बाद हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन की, यानी एक सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता होगा। तो देखो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हैं डॉटेट्री 1955, इन्होंने रिकॉग्नाइज्ड क्या किया, दो टाइप्स के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। दो टाइप्स के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। अब देखो प्रो मतलब होता है पुअरली डेवलप, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस कैसा हो, पुअरली डेवलप हो। पुअरली डेवलप मतलब न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट ना हो, या मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस, एक आप बात कर सकते हो। यानी ओवरऑली जितना भी न्यूक्लियस का पार्ट होगा या न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह होगा, सारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ही डेंस होगा, बट वहाँ पे एक डार्क कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा जिसको आप टर्म देते हो न्यूक्लियस, बट एक्चुअली वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिसकी आप बात करते हो कि एक वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, ये सारे कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, प्रोकैरियोट सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यानी प्रोकैरियोट सेल में क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल, ये ओवरऑल किस में डेंस होगा, आपके साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, गुड। कैरियोट मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस कैसा हो, वेल डेवलप या एडवांस हो। अब एडवांस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट होगी, यहाँ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक। एक साइंटिस्ट हैं डोडगे 1964, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर आप याद रखेंगे। इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज्ड किया एक तीसरे ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, किसमें देखा था, डायनोफ्लैजेलेट। अब डायनोफ्लैजेलेट क्या होते हैं ये आपको बताया जाएगा जब आपको पढ़ाया जाएगा आगे प्लांट किंगडम में, वहाँ आपको बताया जाएगा डायनोफ्लैजेलेट क्या है। फिलहाल अभी आप मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन किसके बीच की इंटरलिंक है, आपके प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मतलब न तो प्रोकैरियोटिक जैसा है न तो यूकैरियोटिक जैसा है। अब होता क्या होगा, देखो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेकेंड अगर हम बात करें, जैसे आपने क्या बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी आपने पढ़ा प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। प्लस अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, यानी हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोट में क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, आप बोलते हो ना डीएनए आगे जाके क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, या वो बोल सकते हो कंडेंस होता है, वो किसके बेसिस पे होता है, हिस्टोन प्रोटीन के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब मीजोकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा बट हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है पर हमें कोई ऑर्गेनेल वेल डेवलप ऑर्गेनेल लाइक स्ट्रक्चर की बात तो नहीं करते, पर हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, वहाँ पे एब्सेंट होगा। तो ये थोड़ा सा डेवलप स्ट्रक्चर है किससे, प्रोकैरियोट से। तो इसको हम किस में कंसिडर करते हैं, मीजोकैरियोटिक में, क्योंकि
यूकैरियोटिक जैसा तो है नहीं, यूकैरियोटिक में क्या है, वेल डेवलप न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे, ये सारे स्ट्रक्चर तो नहीं प्रेजेंट होते हैं मीजोकैरियोट में, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरे क्या होता है वहाँ पे दिखाई देता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साथ साथ हम अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है वहाँ पे एब्सेंट होता है, बट हमें थोड़ा क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट्स में। तो ये था आपका मेजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मेनली आप दो ही ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कभी कभार आपसे मेजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप याद रखें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साथ साथ अगर हिस्टोन प्रोटीन याद रखिए, हिस्टोन प्रोटीन जनरली आप बोलते हो जो क्रोमोसोम का कंस्ट्रक्शन होता है जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, ठीक है, डीएनए से ही क्रोमोसोम बनते हैं, तो उसके फॉर्मेशन में हेल्प किसकी होती है, हिस्टोन प्रोटीन की होती है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है यहाँ पे एब्सेंट, यूकैरियोट में दोनों प्रेजेंट होते हैं। चलो यहाँ पे देखो कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे देखो ये पहला स्ट्रक्चर की स्केल है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का। अगर आप बात करो साइज कितना है 10 to 20 माइक्रोमीटर। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे सेल बॉन्डेड ऑर्गेनेल, जैसे आपका ये गोल्जी बॉडी है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके वैक्यूल्स हैं, ये आपके लाइजोजोम्स सब दिख रहे हैं। ये देखो एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो कि इसकी साइज कितनी होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर। ये PPLO ये आपका प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि है 0.1 माइक्रोमीटर, जिसको आप माइकोप्लाज्मा भी आगे पढ़ोगे, ठीक है, जिसको दूसरे टर्म में हम बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है। वाइडस 0.022 माइक्रोमीटर। ये आपका एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा का स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है एस्टाब्लेरिया, ठीक है। तो एक कुछ कंपेरिजन दे रखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जो यूकैरियोटिक सेल साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो उनके साइज के बेसिस पे बता रखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंस को पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के डिफरेंस को पढ़ेंगे,